इंसानी दिमाग बहुत अजीब तरीके से काम करता है। जब आप जंगल में चल रहे होते हो तो ज्यादा सोचते नहीं हो। आप बस उस खामोशी को अपने चारों तरफ महसूस करते हो। हल्की हवा और पैरों के नीचे टहनियों के टूटने की आवाज को सुनते हो। ऐसे नजारों की चाह हमारे स्वभाव में है, चाहे हम कितने ही भीड़ भाड़ वाले कंक्रीट से भरे शहरों में क्यों ना जी रहे हों। जंगल हमें हमेशा अपनापन और ताजगी का एहसास कराते हैं। हवा साफ और ठंडी होती है और धूप ऊंची शाखाओं के बीच छुपम छुपाई खेलती है। वो नज़ारा प्रेरणादायक भी होता है और बहुत खूबसूरत भी। लेकिन कभी कभी चलते चलते आपका ध्यान छोटी छोटी चीजों पर जाने लगता है, जैसे जंगल की आवाजें, हवा के झोंके और पेड़ों की परछाइयां। ऐसी खामोशी सुकून देने वाली भी हो सकती है और बेचैन करने वाली भी। सब आपके नजरिए पर निर्भर करता है। जंगल दो तरफा सिक्के की तरह होते हैं। एक तरफ वो आपको थका देने वाले शहर से दूर छिपा लेते हैं और दूसरी तरफ आपको एक ऐसे माहौल के सामने ला खड़ा करते हैं जहां कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो आपका घर नहीं है। आप खुद को बहला सकते हो, वहां घर बना सकते हो, लेकिन जंगल आपके नहीं है। आप बस जंगल के एक मेहमान हो। नेशनल पार्क्स भी ऐसे ही होते हैं। आपको भ्रम होता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। चिन्हित रास्तों पर चलते हुए और तय जगहों पर कैंप करते वक्त जो नकली आजादी महसूस होती है, जब आपको लगता है कि चारों तरफ की खामोशी शांत है, लेकिन वो खामोशी भी एक भ्रम है। जंगल में एक बार दोबारा जाइए, भले ही वो शांत लगें, लेकिन क्या वो सच में शांत होते हैं? नहीं, बिल्कुल। खामोशी का मतलब होता है मौत, और हमें उस खामोशी से डरना चाहिए। ये बात मुझे मेरे डैड ने सिखाई थी। वो एक पार्क रेंजर हैं और ये नौकरी वो बरसों से करते आ रहे हैं। मैं खुद नेशनल पार्क्स का कोई खास शौकीन नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि ज्यादातर समय वहां नेटवर्क नहीं होता और ट्रैकिंग मुझे जानलेवा लगती थी। मुझे तो प्रकृति का मजा झील में तैरकर या स्कीइंग करके लेना ज्यादा पसंद था। किसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए और सिर्फ एक आम सी घाटी देखने के लिए पैरों को तोड़ने का क्या मतलब है? और जानवरों की तो बात ही मत करो, वो हर जगह होते हैं। कीड़े मकोड़े भी मुझे बुरी तरह परेशान करते थे। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि मेरे डैड को जंगल से इतना प्यार क्यों है। शायद यही वजह थी कि वो अपनी नाइट शिफ्ट के किस्से या कहूं डरावनी कहानियां मुझे सुनाते रहते थे। अब सोचता हूं तो लगता है कि वो सब मन गढ़ंत थी, लेकिन तब जब मैं छोटा था मुझे वो पूरी तरह सच लगती थी। मुझे लगता था कि नाइट शिफ्ट में काम करना कितनी बहादुरी की बात है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और हॉरर में दिलचस्पी बढ़ी, भले ही मैं उनके फॉरेस्ट क्रिएचर्स पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन कहीं भी जंगल में एक छोटे से कैबिन में रात बिताने का ख्याल मुझे रोमांच देता था। जब मेरे डैड ने कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मैंने तुरंत हाँ कर दी। मुझे पता था उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पिछले कुछ सालों में हमारा रिश्ता काफी बिगड़ गया था। शायद मैं बड़ा हो रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निपटें। वो इमोशनली दूर होते जा रहे थे और मेरी हर कोशिश को टाल देते थे, और बदले में मैं भी बेरुखा और चिड़चिड़ा हो गया था। मॉम के हिसाब से यह हमारे लिए बॉन्ड बनाने का अच्छा मौका था। हम रात करीब 9 बजे उस नेशनल पार्क में पहुंचे। उनकी शिफ्ट रात 10 बजे शुरू होकर सुबह 6 बजे खत्म होती थी। उनकी जीप अंधेरे को चीरती हुई जंगल के अंदर बढ़ती चली गई। हेडलाइट्स पेड़ों पर पड़ती और वो काले आसमान के सामने सफेद दिखने लगते। मैं इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आया था। वैसे भी पार्क में मेरा आना जाना कम ही था। हम काफी देर तक ड्राइव करते रहे। लोग नेशनल पार्क्स के आकार को अक्सर कम आंकते हैं। कैबिन तक पहुंचने में हमें 1.5 घंटा लग गया और वो जंगल के बीचों बीच भी नहीं था। जब मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे जंगल के बीच वो इंसानियत की एक अकेली निशानी है। टिमटिमाते हुए बल्बों के साथ वो एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन था। गाड़ी से उतरने से पहले डैड ने मुझे रोका। सुनो, यहाँ के कुछ निर्देश हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा।
शायद तुम्हें वो मामूली लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी हैं। उन्होंने मुझे कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर हाथ से लिखे हुए नियमों की लिस्ट थी। शुरुआत में नियम साधारण थे, अकेले बाहर मत जाना, खाना बाहर मत छोड़ना वगैरह। मुझे लगा बाकी नियम बस मुझे डराने के लिए लिखे गए हैं। डैड, मैं 12 साल का नहीं हूं, आप मुझे इन नियमों से नहीं डरा सकते। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, तुम खुद यहां आना चाहते थे तो वैसा ही बर्ताव करो। लेकिन ये क्या है? अगर बिना हाथ वाला आदमी दिखे तो उसकी मदद मत करना। यहां हर तरह के अजीब लोग मिलते हैं। और ये, अगर सीटी की आवाज पास लगे तो वो दूर है। मेरे डैड मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नहीं। इनमें से कुछ नियम अंधविश्वासी लोगों ने जोड़े हैं, बस एहतियात के तौर पर। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उस कागज में लिखे नियम कुछ इस तरह थे। नियम नंबर 1, पार्क में कभी अकेले मत जाना, हमेशा काम करने वाले और ठीक उपकरण साथ में रखना। नियम नंबर 2, चिन्हित रास्तों से मत हटना जब तक निर्देश ना हो या सही उपकरण ना हो। नियम नंबर 3, खाना बाहर मत छोड़ना, कूड़ेदान बंद रखना। नियम नंबर 4, सीटी और बैज हमेशा अपने पास रखना। नियम नंबर 5, अगर बिना हाथ वाला आदमी दिखे तो उसकी मदद मत करना। नियम नंबर 6, तुम्हारा परिवार यहां नहीं है, बाहर से उनकी आवाजें सुनने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें इग्नोर करना। नियम नंबर 7, गाड़ी चलाते वक्त भी दरवाजे अनलॉक रखना। नियम नंबर 8, पेड़ों पर बने निशान देखना, सिर्फ 3 तरह के त्रिकोण निशान, लाल, पीले और हरे। बाकी निशान हमारे नहीं हैं, उन्हें फॉलो मत करना। नियम नंबर 9, अगर सीटी पास लगे तो वो दूर है, और अगर दूर लगे तो वो पास हैं। नियम नंबर 10, डेड ब्लू से सावधान रहना। मैंने डैड से पूछा, ये डेड ब्लू क्या होता है? तुम जानते हो, जब जंगल में होते हो और लगता है कि सब शांत है, लेकिन असल में ढेर सारी आवाजें होती हैं, पक्षी, झिंगुर, पत्तों की सरसराहट। क्योंकि खामोशी नाम की कोई चीज नहीं होती, पूरी खामोशी कभी नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, आवाज, हलचल, जिंदगी। डेड ब्लू का मतलब पूरी और बिल्कुल खामोशी। यह दिमाग सुन कर देने वाली खामोशी का कोड नेम है। और जब ऐसा हो, हालांकि नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ, वो रुक गए और शेयरिंग व्हील को घूरने लगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी नजर मेरी पीठ के पीछे वाली खिड़की पर गई। तुम यहां से निकल जाना। इतना कहकर वो गाड़ी से उतरे और मैं भी उनके पीछे उतर गया। वो कैबिन धूल भरा और तंग था। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो यहां 8 घंटे कैसे बिताते होंगे। उसमें एक छोटा सा टीवी था जो चलता नहीं था, एक मेज थी और एक मिनी फ्रिज था। मैंने पूछा, आप यहां बिल्कुल अकेले बैठते हैं? हाँ, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? आप बोर नहीं होते? मार्टिन की पोस्ट 10 मिनट दूर है, कभी कभी मैं वहां चला जाता हूं। यहां असल में कुछ होता ही नहीं। वैसे भी मेरी पोस्ट कैंप साइट से काफी दूर है। मुझे बस कभी कभार पेट्रोल करना होता है ताकि कोई रात में भटक न जाए। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है। यह इलाका ज्यादा जंगली है, कम एक्सप्लोर किया हुआ है। तुमने अभी सब कुछ देखा ही कहाँ है। उनकी आंखों में चमक आ गई। वैसे वो मुमकिन भी नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं होता कि बाहर क्या है, और यही तो मजा है। तुम्हें रोमांच चाहिए था ना, लो मिल गया। उनकी ये बात सुनकर मैंने सर हिलाया। उन्होंने मिनी फ्रिज खोला और मेरी तरफ ऑरेंज जूस उछाल दिया। मैंने एक बार कहा था कि मुझे ये ब्रांड पसंद है, और उन्हें याद था। शायद हमारा रिश्ता इतना भी खराब नहीं था। हम दोनों उस छोटे से कैबिन में पास पास बैठे। डैड, कैबिन लॉक कर दीजिए। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, ज्यादातर समय मैं बस सोता रहता हूं। सच में यहां कुछ भी नहीं होता।
तो आपने सच में यहां कोई क्रिएचर वगैरह नहीं देखा, वो जो जिनके बारे में आप बचपन में बताया करते थे? मैंने मजाक में पूछा। यहां बस एक ही क्रिएचर है, मेरा मैनेजर, और मैं उससे बात करने के बजाय 10 लाख क्रिप्टिड्स का सामना करना पसंद करूंगा। मैं हंस पड़ा। मैं खिड़की की तरफ झुका। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बस अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अंदर की लाइट कम कर दूं? हाँ, तभी तो बाहर का कुछ दिखेगा। उन्होंने लाइट्स धीमी की और धीरे धीरे उस छोटे से कैबिन में अंधेरा घुस आया। जंगल और साफ और ज्यादा जीवंत दिखने लगे। चांदनी अविश्वसनीय थी और तारे सच में दिख रहे थे, शहर की प्रदूषित रोशनी से बिल्कुल अलग। वो कैबिन एक टीले पर था, एक पेड़ के सहारे टिका हुआ था। नीचे ट्रैपडोर और सीढ़ी थी जो हमारी कार तक जाती थी। हम पेड़ों की कतार के ऊपर से घाटी को देख पा रहे थे। पहले कुछ घंटे हम बस बातें करते रहे। करीब आधी रात के आसपास मुझे झपकी आने लगी। मैं सोना नहीं चाहता था, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। मेरा सर मेज पर टिका हुआ था और मैं ऐसे ही सो गया। थोड़ी देर बाद मेरे डैड ने मुझे जगाया। मैंने उलझन में आंखें मली। कितने बजे हैं? मार्टिन का कॉल आया है। अच्छा, मार्टिन कौन? इस इलाके का दूसरा रेंजर। कह रहा है कि कैंप साइट से कॉल आई है, कोई गायब हो गया है, हमें उसे ढूंढने जाना होगा। हम? मतलब मैं भी? हाँ, तुम पीछे वाली सीट पर रहोगे। मैं अभी फोन पर मार्टिन से बात कर रहा हूं। स्पीकर से मार्टिन की दबी दबी आवाज आ रही थी। रुको पॉल, बच्चे को मत लाना। क्यों नहीं? ये उन रातों में से एक हो सकती है। हम गाड़ी से उतरेंगे ही नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं उसे यहां अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। कुछ पल की चुप्पी छा गई। देखो पॉल, मैं समझता हूं तुम अपने बच्चे को काम पर लाना चाहते थे, लेकिन इस बार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह खतरनाक हो सकता है। हम बस थोड़ी देर ड्राइव ही तो करेंगे, सब ठीक रहेगा। उसे कैबिन में ही छोड़ दो। डैड ने स्पीकर पर हाथ रख दिया ताकि मैं मार्टिन की आगे की बातें ना सुन सकूं। उनकी नजर बार बार मेरे पीठ के पीछे वाली खिड़कियों पर जा रही थी। वो गहरी सांस लेकर बोले, मार्टिन मुझे लेने आ रहा है। तुम यहीं रहोगे और दरवाजा बंद रखोगे। लाइट बंद कर देना और मेरा इंतजार करना। बस थोड़ी ही देर लगेगी। तुम यहां सुरक्षित हो। क्या? मैं यहां अकेला नहीं रहूंगा? मार्टिन ने ऐसा क्या कहा कि आपका मन बदल गया? उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। चाहो तो फिर से सो जाना, या मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा। मैं डर गया था। मैं सच में डर गया था, लेकिन मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता था और मजबूरी में मैंने हां कर दी। डैड ने ट्रैपडोर खोला और सीढ़ी से नीचे उतर गए और उनका चेहरा अंधेरे में गायब हो गया। मैंने देखा मार्टिन की कार आई, उन्हें बैठाया और चली गई, और फिर खामोशी छा गई। काश मैं अपने घर अपने बिस्तर पर होता, लेकिन मैं कुर्सी पर अकड़ा बैठा रहा, इंतजार करता रहा। मेरे दिमाग में सबसे बुरे ख्याल आने लगे। अगर उनका एक्सीडेंट हो गया तो? अगर किसी भालू ने उन्हें पकड़ लिया तो? मैं नहीं चाहता था कि डर मुझ पर हावी हो, लेकिन उनके किस्से और वो नियम मुझे सब याद आने लगे। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि ये सब ज्यादा सतर्कता थी और कुछ नहीं। करीब 2 बजे ट्रैपडोर पर दस्तक हुई और मेरी छाती कस गई। फिर एक और दस्तक हुई। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन अंदर से कुछ मुझे रोक रहा था। और फिर मैंने डैड की आवाज सुनी, कैब, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। वो आवाज कैबिन में गूंज गई। नींद की कमी से मेरी आंखें सूखी थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। मैं फोन को घूरने लगा और फिर ट्रैपडोर को। कैब, प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो। मैंने तुम्हें खिड़की से देखा था। मैंने तभी पूरी तरह लाइट्स बंद कर दी। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया।
अगर डैड मुझे खिड़की से देख सकते थे तो कोई भी देख सकता था, कुछ भी देख सकता था, और मुझे ऐसे दिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। आपके पास चाबी नहीं है? ये अंदर से लॉक होता है। अच्छा, तो कैसा रहा? वो कैंपर मिला? हाँ, मिल गया। बुरी तरह नशे में था। हमने उसे उसके दोस्तों तक पहुंचा दिया। उसके साथ काफी बुरा हो सकता था। बात करते करते मैं दराज में चाबियां ढूंढने लगा। अजीब बात थी, मैंने किसी को सीढ़ी चढ़ते नहीं सुना था और ना ही मार्टिन की कार वापस आते देखी थी। मार्टिन के बिना आप यहां कैसे पहुंचे? क्या मतलब? दरवाजा खोलो कैव, मैं ठंड से जम रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उसने मुझे अपनी कार ड्राइव करने दी। मुझे हेडलाइट्स तो नहीं दिखी। जानवरों का ध्यान न खींचे इसलिए बंद थी। मैंने मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। नियम नंबर 6, तुम्हारा परिवार यहां नहीं है। याद रखना, बाहर से उनकी आवाज सुनने का कोई मतलब नहीं है। मेरा हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि फोन पकड़ना मुश्किल हो गया था। मैंने कॉन्टैक्ट्स जल्दी जल्दी देखे। केड, एफ, कॉनर, डैड। मैंने डैड को कॉल किया। उनका फोन बज रहा था, लेकिन ट्रैपडोर के नीचे से कोई आवाज नहीं आई। फिर डैड ने फोन उठाया। सब ठीक है ना कैफ? कैबिन के गुप अंधेरे में हवा की डरावनी आवाजों के बीच मैंने फुसफुसा कर कहा, डैड, बाहर कोई है जो आपकी आवाज बनाकर बोल रहा है। इसके बाद लंबी चुप्पी छा गई। फिर जब वो बोले तो उनकी आवाज कांप रही थी। दरवाजा मत खोलना कैव, लाइट्स बंद कर दो। जब मैंने कहा था तब बंद की थी? नहीं, मैंने अभी बंद की है। अरे नहीं, मेरे जाते ही बंद कर देनी चाहिए थी। आई एम सॉरी डैड। कोई बात नहीं, उससे बात मत करना। क्या तुमने उससे बात की? मुझे गिल्ट महसूस होने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया। नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। ठीक है, अच्छा है, वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। लेकिन अगर उसने आपको देख लिया तो मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। चिंता मत करो, हमारे पास उन्हें भटकाने के तरीके हैं। मैं ठीक हूं, तुम डरना मत। मैंने फिर से झूठ बोल दिया। मैं डर नहीं रहा डैड। आई लव यू। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा था, मुझे उनके लिए डर लग रहा था। नीचे से आवाज लगातार आती रही, कैव, प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से दस्तकें हुई और वो आवाज बोलती रही, कैव, क्या तुम किसी से फोन पर बात कर रहे थे? मेरा फोन जंगल में खो गया है। जो भी बाहर है और जिसके पास मेरा फोन है, वो मैं नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं कैव, वो मैं नहीं हूं। वो बार बार यही दोहराता रहा, वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं। मुझ पर जैसे सब कुछ एक साथ टूट पड़ा था। डर एक चीज है, लेकिन ये डर, बेचैनी, तनाव और गिल्ट सब एक साथ था। मैंने सांसें संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कैबिन मेरे चारों तरफ घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वो मैं नहीं हूं कैव, वो मैं नहीं हूं। चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ। और फिर अचानक खामोशी छा गई। मैंने फिर से वो नियमों वाली लिस्ट निकाली। मैं पागलों की तरह उन्हें बार बार पढ़ने लगा। मैं बाहर की आवाजों पर कान लगाए बैठा रहा। हवा अब भी चल रही थी। ठीक है, यह डेड ब्लू नहीं है। तभी दीवार पर जोर से कुछ टकराया। फिर एक और फिर एक और। वो कदमों की आवाज जैसा लग रहा था। आवाज कैबिन की छत पर चली गई थी। मुझे अपने कानों में दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जो भी कोई बाहर था, वो कैबिन के चारों तरफ चढ़ रहा था। बाहर से खरोंचने की आवाजें आ रही थी। मैं रोने लगा। मैंने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। मुझे बस मेरे डैड चाहिए थे।
काश मैं उनका चेहरा एक बार फिर देख पाता, लेकिन किस्मत ने अजीब तरीके से जवाब दिया। अचानक एक खिड़की पर मेरे डैड का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने हाथ उठाया और दस्तक दी। मैं पलकों के नीचे से उन्हें घूरता रहा। मेरा सर थोड़ा झुका हुआ था। मैं बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था। मैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वो लगातार दस्तक देता रहा, लेकिन मैं जानता था वो मेरे डैड नहीं थे। कैबिन जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर एक पेड़ से बंधा हुआ था। वो खिड़की तक पहुंच ही नहीं सकते थे। वो चीज दस्तक देती रही और हम बस एक दूसरे को देखते रहे। उसकी एक नाक से खून टपक रहा था। एक और कॉल ने मुझे उस हालत से बाहर निकाला। केविन, तुम अंदर हो? तुम कैबिन में ही हो ना? हाँ डैड, और वो चीज आपकी तरह दिखती है। वो खिड़की पर खड़ी है। मैं अभी आ रहा हूं। मैं उसे गोली मार दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं बस मोड़ पर ही हूं। डैड, मुझे आपके लिए बहुत डर लग रहा है। मेरे साथ मार्टिन भी आ रहा है। सब ठीक होगा, सच में, तुम चिंता मत करो। कुछ ही मिनटों के बाद मार्टिन की कार आ गई और मैं राहत से रो पड़ा। उस चीज ने कार की तरफ सर घुमाया और फिर वापस मेरी तरफ देखा। फिर उसने बहुत चौड़ा मुंह खोला और एक मुस्कान बनाने के लिए अपनी उंगलियों से मुंह के कोनों को ऊपर खींचा और फिर जंगल में कूद गया। अंधेरे में गायब हो गया। उसके बाद गोलियों की आवाजें आईं। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद मैंने डैड को कॉल किया। उन्होंने फोन उठा लिया। आप कहाँ हैं डैड? थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। तभी मैंने उन्हें कैबिन की तरफ आते हुए देखा। फिर सीढ़ियों पर उनके चढ़ने की आवाज आई। मैंने ट्रैपडोर खोला और उन्हें जोर से गले लगा लिया। वो क्या था डैड? प्लीज कहिए कि हम घर जा रहे हैं। हाँ, हम घर जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें इसमें कभी नहीं डालना चाहिए था। चलो अब घर चलते हैं। जैसे ही हम कार की तरफ बढ़े, मेरा खून जम गया। किसी चीज को देखकर या सुनकर नहीं, बल्कि उसके उलट। हवा रुक चुकी थी। झिंगुरों की आवाज बंद हो चुकी थी। वो डेड ब्लू था। मैं दौड़कर कार तक पहुंचा। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और दरवाजे अनलॉक कर दिए। मेरे डैड उलझन में कार के सामने खड़े थे और तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया और मैंने उन्हें कुचल दिया। फिर कार मोड़ी और रात के अंधेरे में तेजी से भाग गया। मुझे ठीक से ड्राइव करना भी नहीं आता था। मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था। फिर भी मैं पूरी रफ्तार से चला। मेरे पीछे एक और कार आ रही थी। सबसे नजदीकी चेक पॉइंट पर पहुंचकर मैंने अपनी कार रोक दी। मेरे पीछे वाली कार मार्टिन की थी। वो अपनी गाड़ी से अकेला बाहर निकला। मैंने पूछा, मेरे डैड कहाँ हैं? वो तुम्हें लेने एटीवी से गया था। कहा कि जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैंने उसे मैसेज किया कि वापस आ जाए, तुम सुरक्षित हो। मेरे फोन पर जो मैसेज आया था वो मेरे डैड का था। उसमें लिखा था, मैं और मार्टिन अलग हो गए हैं। वो मुझसे पहले पहुंच सकता है। अगर वो पहुंच गया तो वो मुझे मैसेज करेगा कि मैं चेक पॉइंट की तरफ आ जाऊं। इसका मतलब मार्टिन के साथ कोई और नहीं था, वो अकेला था। मुझे लगा था कि मैंने ट्रैपडोर अपने डैड के लिए खोला था, जबकि असल में वो एटीवी लेकर चेक पॉइंट की तरफ निकल चुके थे। जिसे मैंने कुचला था वो मेरे डैड नहीं थे और मैं ये जानता था, क्योंकि वहां डेड ब्लू था। वो बेचैन कर देने वाली खामोशी थी। चेक पॉइंट पर किसी ने भी मेरे डैड को नहीं देखा था। मैं मानना नहीं चाहता था, लेकिन अंदर से जानता था कि गलती मेरी थी। मेरे आने तक मेरे डैड सुरक्षित थे। मेरी वजह से उन्होंने अपनी कमजोरी दिखा दी और उन चीजों ने उसी डर को अपना खाना बना लिया। यह मुमकिन था कि मैं उन्हें दोबारा कभी ना देख पाऊं और यह सब मेरी ही गलती थी। मैं ये जानता था। मैंने उस एहसास को सीने की गहराई तक दबा दिया, उसे पेट में उतरने दिया। जब मैं चेक पॉइंट पर कंबल ओढ़े तनाव से कांप रहा था,
मार्टिन मेरे पास आया। मैं उससे पार्क नियमों और अपने डैड के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अंदर से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस पर भरोसा करूं या नहीं। क्या वो असली मार्टिन था? वो मेरे पास बैठ गया। आई एम सॉरी केविन, मुझे अफसोस है। रात अब भी ठंडी और बेरहम थी। पेड़ हमारे सामने खामोश और अडिग खड़े थे। उनके ऊपर एक अंतहीन काला आसमान था। एक भी तारा नहीं दिख रहा था। बस एक काली बेजान रात थी और शायद बादल भी आ गए थे। मैं सोचता रहा। 4 घंटे पहले मैं डैड के साथ तारामंडल ढूंढ रहा था। मैंने मार्टिन से कहा, आपका मुझे अफसोस है से क्या मतलब है? तुम्हारे डैड के लिए अफसोस है। ऐसा मत कहिए, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो मर चुके हों। मार्टिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं उसकी तरफ मुड़ा। वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। मार्टिन चुप रहा। सोचे बिना मैंने उसकी बाह पर मुक्का मार दिया। वो पीछे हटा और बोहें चढ़ा ली। इसमें मेरी गलती नहीं है। उसे तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था। आप इस पार्क के बारे में जो कुछ भी जानते हो, मुझे सब कुछ बताओ। मुझे जानने का हक है। यही एक तरीका है जिससे मैं उन्हें ढूंढ सकता हूं। वो मुझे बहुत देर तक घूरता रहा, इतनी देर तक कि मुझे लगा वो जवाब नहीं देगा। जब वो आखिरकार बोला, उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। हमें लगा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं, पॉल और हम बाकी सबको यही लगा था। जब हमें यहां नौकरी मिली, हमने कहानियां सुनी थी, कुछ लेजेंड सुने थे, लेकिन हमें लगा कि वो बस डरावनी कहानियां हैं जो इधर उधर फैलती रहती हैं। हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। हमने किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जब तक हमने खुद अपनी आंखों से नहीं देख लिया। देखो, ये पार्क बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा, और किसी ने इसे पूरी तरह एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगता था संसाधनों की कमी होगी, लेकिन अब समझ आता है, वो डरते थे। वो रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। एक पल के लिए ये अजीब लगा। फिर मुझे समझ आया, वो किसी इंसान को नहीं देख रहा था, वो किसी चीज के लिए सतर्क था। उसने आगे कहा, अलौकिक चीजों को सामने देखने के बाद भी दिमाग तर्क ढूंढता रहता है। हमने हर घटना लिखनी शुरू की, कोई भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश की, या कम से कम उनसे बचने का तरीका ढूंढा। हमें लगा कि अगर हम नियम लिख लें तो शायद उतनी परेशानी नहीं होगी। उसने हाथ से अपना चेहरा पोंछा। हमें कभी नहीं लगा था कि ऐसा हो सकता है। हम में से कोई भी कभी गायब नहीं हुआ था। हमें लगा था कि ज्यादा से ज्यादा वो परेशान करेंगे, डरा देंगे, शायद चोट पहुंचा दें। कड़ाके की ठंड के बावजूद वो पसीना बहा रहा था। वो लगातार सर हिला रहा था। पॉल कभी मानता ही नहीं था। उसने खुद कभी कुछ नहीं देखा था। मैंने लंबी सांस ली। मैं इतना सतर्क था कि रो भी नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा दिल चाहता था। तो आप यहां कैंपर्स को आने क्यों देते हैं? उन्हें सिर्फ वही लोग चाहिए जो रास्ता छोड़ देते हैं। वो तुम्हारी आत्मा में तलाशते हैं, तुम्हारी खो जाने की चाह को, और फिर वो तुम्हारी मदद करते हैं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को बाहों में जकड़ लिया और छींक आ गई। मुझे उन्हें ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। कल सुबह ढूंढेंगे। नहीं मार्टिन, वो घायल हो सकते हैं। मैं काले पेड़ों की तरफ मुड़ गया। वो वहां बाहर अकेले हैं। कौन बाहर अकेला है? तभी एक औरत चेक पॉइंट के कैबिन से बाहर आई। मेरे डैड, वो गायब हैं। वो बोहें चढ़ाकर मार्टिन को देखने लगी। कौन सी पोस्ट? पोस्ट नंबर 62। ओह, मेरी अगली शिफ्ट वहीं है। अगर चाहो तो मैं भी ढूंढने चल सकती हूं। मैं अपनी कार ले जाऊंगी, पोस्ट तक जाऊंगी, कुछ मिला तो बता दूंगी। मार्टिन ने आरामदायक कैबिन की तरफ देखा और फिर अंधेरे जंगल की तरफ। एक गहरी सांस लेकर वो खड़ा हुआ और अपनी कार की तरफ बढ़ा। मैं उसके पीछे गया।
उसने दरवाजे लॉक कर दिए। मैंने डैड को कॉल किया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि दर्द हो रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, पहले उनकी एटीवी ढूंढते हैं। और हम उनकी पोस्ट की तरफ लौटने लगे। फिर हमने मेन रोड के पास के रास्ते देखे। एटीवी ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। हमें वो एक बड़े ओक के पेड़ के पास मिली, लेकिन मेरे डैड का कोई निशान नहीं था। चारों तरफ इतने घने पेड़ थे कि कार जा ही नहीं सकती थी, और हम दोनों एक डरावने नतीजे पर पहुंचे। हमें पैदल ही जाना होगा। हमने नियम फिर से दोहराए। कोई अजीब निशान नहीं दिखा। डेड ब्लू नहीं था, सीटी भी नहीं थी, अपने जानने वालों की आवाजें भी नहीं थी, एक हाथ वाला आदमी भी नहीं था। मैंने मार्टिन की बाह पकड़ ली और हम जंगल के और अंदर घुसने लगे। हमारी टॉर्च रोशनी से ज्यादा परछाइयां बना रही थी। हम उन्हें पुकारते रहे, गिड़गिड़ाकर बुलाते रहे। मैं बार बार उनका नाम चिल्लाता रहा, जब तक मेरा गला जलने नहीं लगा। टहनियां मेरे कपड़ों को पकड़ रही थी। और तभी अचानक हम रुक गए। एक पेड़ के पीछे कुछ हिला। कौन है? ओह, तुम जानना चाहते हो कौन है? हम दोनों जम गए। वो आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी। वो पेड़ के पीछे छिपी थी। पेड़ के एक तरफ से उसकी हड्डियों से उंगलियां निकली और फिर दूसरी तरफ से भी। वो उंगलियों से पेड़ की आकृति बनाने लगी, जैसे पेड़ के अपने हाथ हों, जैसे वो हमारे साथ खेल खेल रही हो। मुझे पता था मुझे बोलना होगा। क्या आपने मेरे डैड को देखा है? क्या तुम मेरा चेहरा देखना चाहोगे? उसने तुरंत जवाब दिया। नहीं, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। बोलो, देखना चाहोगे? मैं मार्टिन की तरफ मुड़ा और तभी वो चीज कूद पड़ी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन शायद मार्टिन ने देखा। उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था। उसने गोलियां चलाईं और एक चीख गूंजी। एक ऐसी आवाज जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। मेरे कान बजने लगे और फिर खामोशी छा गई। ये सेफ नहीं है कैव। मुझे तुम्हारे डैड के लिए अफसोस है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ठीक होंगे। हमें दिन में ढूंढना चाहिए। नहीं, वो मर सकते हैं। हर पल कीमती है। मुझे लगा मार्टिन गुस्से में है, लेकिन फिर मुझे समझ आया वो मुझे नहीं देख रहा था, वो मेरे पीछे देख रहा था। और वो गुस्से में नहीं था, वो उलझा हुआ था। कैव, हिलना मत। और तभी मैंने कुछ सुना, एक सीटी जो बहुत दूर से सुनाई दी। अगर सीटी पास लगे तो वो दूर है, और अगर सीटी दूर लगे तो वो पास है। मैं चीखने ही वाला था, और जैसे ही मार्टिन मेरी तरफ बढ़ा, मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आया तो मेरा सर फट रहा था। मैं अब भी जंगल में था। मार्टिन गायब था, उसकी कार भी गायब थी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हाथों को उठाना भी मुश्किल था। मैं एटीवी की तरफ चल पड़ा। उम्मीद थी कि डैड को ढूंढना जारी रख पाऊं। मैंने फोन देखा। मुझे टाइम देखकर डर नहीं लगा, बल्कि तारीख देखकर लगा। एक पूरा दिन बीत चुका था। मैं पूरे एक दिन जंगल में था। मेरा शरीर अकड़ा हुआ था, दिमाग धुंधला था। मैं एटीवी पर बैठा, किसी तरह उसे चालू किया और डैड की पोस्ट की तरफ गया। पोस्ट की लाइट जली हुई थी और उसके अंदर मुझे एक परछाई दिखी। ऐसा लगा जैसे उसका सिर्फ एक हाथ हो। अगर बिना हाथ वाला आदमी दिखे तो उसकी मदद मत करना। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसने मुझे देख लिया था। वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। मैं फौरन एटीवी पर चढ़ा और वहां से भाग निकला। लेकिन आधे रास्ते में एटीवी का पेट्रोल खत्म हो गया।
तभी मेरे पीछे कदमों की आवाज आई। मेरे बच्चे, रुको। लगता है तुम मेरी पत्नी से पहले मिल चुके हो। कितनी बढ़िया औरत है वो। मेरा सर बुरी तरह फट रहा था। मेरे पास मत आना। अरे, ऐसा मत कहो। तुम अपने डैड को ढूंढना चाहते हो या नहीं? तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? मैंने आज सुबह उनसे बात की थी। गुस्से ने मेरे अंदर के डर की जगह ले ली। मैं उठा और उस बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा। वो लंगड़ाता हुआ मेरे पीछे आ रहा था और तभी मैंने उसे मारा। उनके बारे में बात मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में बोलने की? वो बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। उसके मुंह में बस एक ही दांत दिख रहा था। मैंने उसे धक्का दिया और पोस्ट की तरफ भागने लगा। मैं दौड़ता रहा, एक बार भी पीछे नहीं देखा, जब तक मेरे शरीर में ऐसा दर्द नहीं भर गया जैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैं पोस्ट तक पहुंच गया था। मैं सीढ़ी चढ़ा। मैंने ट्रैपडोर लॉक कर दिया। फिर मैंने अपनी मॉम को कॉल किया। वो मेरी वजह से बुरी तरह घबराई हुई थी। मैं मुश्किल से कुछ बोल पाया और थकान से वहीं गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली, धीरे धीरे सुबह हो रही थी। मैंने एक बार फिर से डैड को कॉल किया। फोन कुछ देर तक बजता रहा, लेकिन उसके बाद फिर रिंग बंद हो गई। मेरे आंखों में आंसू भर आए, गला दुख रहा था। फिर भी मैंने बोला, डैड, डैड, क्या वो आप हो? आप कहाँ हैं डैड? कैव, जंगल से बाहर निकल जाओ। वो मुझे जाने नहीं दे रहे। तुम बाहर निकल जाओ, उन्हें तुम चाहिए। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं फोन हाथ में लिए फर्श को घूरता रहा, बिल्कुल गूंगा सा। आपका क्या मतलब है? आप हैं कहां पर? कैव, मेरे पीछे मत आना। मैं ऐसा नहीं कर सकता डैड। मैं आपको यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ से भारी सांसों की आवाज आ रही थी। डैड, बस इतना बता दीजिए आप कहां हैं। मैं आपके पीछे नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूं। मैं चेक पॉइंट पर ही रहूंगा। मैं मार्टिन को भेज दूंगा। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता मैं कहां हूं। मैं जंगल के इस हिस्से में कभी नहीं आया। शायद कहीं पूर्व की तरफ हूं। क्या आपको पेड़ों पर कोई निशान दिख रहे हैं? हाँ, लेकिन अच्छे वाले नहीं हैं। ये हमारे निशान नहीं हैं। मैं रुक गया। वो भी चुप हो गए। फोन मेरे दाएं कान से लगा था और अचानक मेरे बाएं कान के बिल्कुल पास किसी ने सीटी मारी। मैं चौंक गया। मैंने गहरी सांस ली, खुद को समझाया कि इसका मतलब है वो दूर है। एक और बात है कैव, मेरे डैड बोले। कैबिन बर्फ सा ठंडा लग रहा था, फिर भी मुझे पसीना आ रहा था। अजीब सा बुखार हो रहा था। फोन पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। कैव, मैं यहां अकेला नहीं हूं। मेरे साथ कुछ और भी है और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं गोल गोल घूम रहा हूं, आगे पीछे घूम रहा हूं। ज्यादा दूर जाने से डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। वो नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊं। मेरी बाईं तरफ फिर से सीटी गूंजी। इस बार वो पास नहीं थी। डैड, मुझे जाना होगा। मैंने कॉल काटने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ मेरा कहना नहीं मान रहा था। फोन हाथ से निकल गया, जमीन पर गिर पड़ा। खिड़की के शीशे में मैंने खुद को देखा। मेरा चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे काली नसें दिख रही थी। होठ सूखे हुए थे। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे उल्टी सी आने लगी। मैं घुटनों के बल बैठ गया, आगे पीछे हिलने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, इस सब से कैसे निकलूं। मुझे पता था वो मेरे डैड ही थे, क्योंकि वो चीजें फोन पर बात नहीं कर सकती। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। और अंदर से कुछ कह रहा था, जब तक मैं उन्हें ढूंढने नहीं जाऊंगा वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं।
मुझे नहीं पता था कि मार्टिन फिर से मदद करेगा या नहीं, और जिस तरह वो पहले मुझे छोड़कर गया था, मुझे उम्मीद भी कम थी। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा, छाती भारी हो गई। मैंने कैबिन के फर्श पर उल्टी कर दी। अगले कुछ मिनट धुंधले से थे। मुझे याद है, मैं ट्रैपडोर की तरफ हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। फिर मैं सीढ़ी से गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही टखना टूट गया। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। मैं पत्तों में लेटा रहा, आसमान को घूरता रहा। मैं यहीं हमेशा के लिए सो सकता था। एक और सीटी आई, इस बार और दूर। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। वो मुझे जल्द ही ढूंढ लेंगे। अरे बेटा, हे भगवान, इतनी जल्दी! मैंने खुद को थोड़ा सा उठाया। मेरे सामने वो चेक पॉइंट वाली औरत थी, जिसकी शिफ्ट शुरू होने वाली थी। कम से कम देखने में तो वही लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो सच में वही है या कोई और है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस उसके जूते देखता रहा, चमड़े के जूते और लाल भूरे बालों की पोनीटेल। बेटा, तुम ठीक हो ना? मैं खड़ा हुआ। वो मदद करने आई। मुझे मत छुओ, दूर रहो मुझसे। उसके चेहरे पर उलझन आ गई। तुम कहां से आए हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूं। वो हल्की सी मुस्कुराई, जैसे मजा आ रहा हो। मेरे डैड गायब हैं और तुम्हें यह मजाक लग रहा है। उसने सर खुजलाया। तुम्हारे डैड हैं कौन? ये बात हम पहले ही चेक पॉइंट पर कर चुके हैं, मार्टिन के साथ। तुम्हें तो याद होना चाहिए। मुझे पता है कोई गायब है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। मैं यहां सबको नहीं जानती। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। डैड का नाम बताने पर उसने सर हिला दिया। नहीं, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? आपके पार्क रेंजर गायब हो जाते हैं और किसी को परवाह भी नहीं है। मैं यहां 2 दिन से हूं और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। मेरी मॉम का क्या तुमने उनसे बात की? क्या तुमने मार्टिन से बात की जब वो मुझे यहां छोड़कर चला गया? मार्टिन तो वापस चेक पॉइंट पर आया ही नहीं, उसने सपाट लहजे में कहा। उस रात के बाद से हमने उसे कहीं नहीं देखा। मैं उसे घूरता रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे वहां ले चलो। अगर तुम सच में वही हो तो मुझे चेक पॉइंट की तरफ ले चलो। तुम्हें और लोगों से बात करनी चाहिए। मैं यहां तुम्हारे साथ अकेला नहीं रह सकता। अरे, मैं समझती हूं तुम्हारे डैड गायब हैं, लेकिन यहां ये कोई अनोखी बात नहीं है। और प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो। गुस्से को अपने फैसले पर हावी मत होने दो। बेकार में चिड़चिड़े मत बनो। बेकार में? मुझे गुस्सा होने का पूरा हक है। और तुम्हारा क्या मतलब? ये आम बात है। मार्टिन ने कहा था यहां कोई गायब नहीं हुआ। वो भौहें सिकोड़ने लगी, सर थोड़ा झुका लिया, फिर नजरें फेर ली। मुझे अब भी मिचली आ रही थी, लेकिन कम से कम अब मैं खड़ा हो पा रहा था। एक और सीटी गूंजी, इस बार जंगल के बहुत अंदर से। ऊंचे पेड़ हमें चारों तरफ से घेरे हुए थे। जो कैबिन पहले जाना पहचाना लगता था, अब सड़ा गला सा दिख रहा था, वीरान लग रहा था। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हारे डैड पहले नहीं है जो गायब हुए हैं, उनसे पहले भी बहुत लोग गायब हुए हैं और आगे भी बहुत गायब होंगे। ये कोई सौदा नहीं है, ये बस हो जाता है। जब मैं बोला तो मेरी आवाज गले में अटक गई। और कौन कौन गायब हुआ है? वो हिचकिचाई। हम दोनों के बीच खामोशी भर गई। मुझे साफ दिख रहा था कि वो असहज है। मैंने उसे जवाब देने का मौका नहीं दिया और मैं दौड़ पड़ा और दौड़ता रहा। इतनी देर से दौड़ रहा था कि पैर सुन्न हो चुके थे। कंधे पेड़ों के तनों से टकरा रहे थे। मैं गिरने से खुद को किसी तरह संभाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दौड़ना ही मुझे बचा सकता था। जंगल के भीतर मैं सोचने लगा
कोई बिना खाने पीने के कितनी देर जिंदा रह सकता है। एक वक्त पर मुझे रुकना पड़ा, अब और नहीं हो पा रहा था। दिल बता रहा था अगर अभी नहीं रुका तो वो जवाब दे देगा। जैसे ही मैं जमीन पर बैठा, मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूं। सूखे गले से मैंने थूक सटका। मेरे सामने वही लाल भूरे बालों वाली औरत बैठी थी। चली जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बस मदद करना चाहती हूं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं तो बहुत पहले गायब हो गई थी। मुझे याद ही नहीं मैं क्या कर रही थी। शायद पेट्रोलिंग कर रही थी। पोस्ट नंबर 62 बदनाम है। 62 और 2446 के आसपास अजीब चीजें होती हैं। वो भूतिया नहीं है, वो एनर्जी पॉइंट्स हैं। जहां तक मुझे पता है वो जमीन से आते हैं। कभी जंगल इंसानों के कब्रिस्तान होते थे, अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह होती थी। मुझे नहीं पता यहां क्या हुआ, लेकिन इन जंगलों ने बहुत खून निकल लिया है। ये खून, ये मौत जितना ज्यादा जमा होता है उतना ज्यादा खिंचाव पैदा करता है और ज्यादा मांगता है, और खून और मौत। वो ऐसे बुदबुदा रही थी जैसे बेड टाइम स्टोरी हो। मैंने वो निशान देखे थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। मुझे पूछने में शर्म आ रही थी। मुझे लगा ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। उन्हें ना पहचानना मुझे बेवकूफ दिखाता। वो क्या है ना, तब कोई नियम नहीं लिखे गए थे। उसने एक लंबी आह भरी। मैं एक खुले मैदान में आई और मुझे याद ही नहीं मैं कैसे मरी। बस इतना पता है कि मैं अपनी मां की आवाज के पीछे जा रही थी। अब तो उनकी आवाज भी याद नहीं। तुम यहां कब से हो? लेकिन उसने ये सवाल अनसुना कर दिया। तुम अभी जिंदा हो, तुम जा सकते हो। मैं बस ये कहना चाहती हूं, यहां इतना बुरा भी नहीं है। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नहीं। यहां हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। वो हमेशा किसी और की तलाश में रहते हैं। तुम अपने डैड को ढूंढ रहे हो। मुझे लगता है तुम जानते हो कि क्या करना है। एक काम करो, अपने पीछे देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक नीला त्रिकोण था, लगभग चमकता हुआ, और जब मैंने पलटकर देखा तो वो गायब थी। मैं उठा और चलने लगा और चलता रहा। मेरा हर कदम गीली जमीन और पत्तों में दब जाता। जमीन मेरे पैरों के नीचे उठती गिरती लग रही थी, मेरी सांसों का मजाक उड़ा रही थी। मैं एक पुल से गुजरा और फिर एक सुरंग से। जब मैं बाहर निकला तो कुछ फुसफुसाहटें और सीटियां सुनाई दी। मेरे फोन और टॉर्च दोनों बंद हो चुके थे। मैंने डैड को पुकारा और किसी ने जवाब दिया, लेकिन वो नहीं थे, इसलिए मैं चुप रहा। फिर मैं एक गुलाबों के बाग से गुजरा। वो मेरे कपड़ों से चिपकते जा रहे थे। गुलाब, सबसे प्यारा फूल, और खून निकालने को हमेशा तैयार। मैं आगे बढ़ा और मुझे और पेड़ दिखे। एक पेड़ टूटा हुआ लग रहा था, उससे कुछ लटका हुआ था, या कोई लटका हुआ था। मैं चेहरा पहचान नहीं पाया। मैं चलता रहा। और भी लटके हुए थे, नंगे पांव मेरे सर के ऊपर झूल रहे थे। मैंने चेहरों की तरफ देखना बंद कर दिया। मुझे डर था कहीं डैड ना दिख जाएं। फिर मैं एक पहाड़ी पर पहुंचा और मुझे कुछ जलने की गंध आई। फिर मुझे आग दिखी और फिर मुझे मार्टिन दिखा। मेरे कंधे में तेज दर्द उठा। मैंने अपनी पीठ पेड़ से टिकाई। मार्टिन बोला, यहां से चले जाओ। नहीं मार्टिन, मैं हूं, मुझ पर भरोसा करो। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें 5 बार देख चुका हूं, अब मुझे भरोसा नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं मार्टिन। मैं रोते हुए घुटनों पर गिर गया। मैंने उसे सब कुछ बताया, उस लाल भूरे बालों वाली औरत के बारे में, अपने डैड के बारे में, अपनी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में। वो बातें जो कोई मिमिक नहीं जान सकता। वो मेरी जान ले सकते थे, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं जानते थे।
मेरी बातें सुनकर मार्टिन की नजर नरम पड़ी। वो एक तरफ देखने लगा। मैं यहां 12 से ज्यादा सूरज डूबते हुए देख चुका हूं। जिंदा रहने के लिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। मैंने उन मिमिक्स को मारा। मैंने उनका मांस खाया। वो मेरे परिवार की नकल करते थे, मेरे अपने लोगों की। उन्होंने तुम्हारी भी नकल की। मैंने अपने परिवार को अनगिनत बार मारा है, अनगिनत बार। हम कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर उसने कहा कि वो आगे नहीं जाना चाहता। उसने एक खुला मैदान देखा था और उसे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं समझ गया वो क्या कह रहा था, लेकिन तभी उसने मुझे टोका। क्या तुम आग की आवाज सुन पा रहे हो? मैंने सुना, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दिया। पत्तों की सरसराहट भी नहीं, हवा भी नहीं, आग भी नहीं। वो डेड ब्लू था। मैं दौड़ने लगा। मार्टिन मेरे पीछे था। हम तब तक दौड़ते रहे जब तक चांदनी पेड़ों से बाहर नहीं आ गई। फिर हमें वो मैदान दिखा। मैं हांफता हुआ रुक गया। मेरे डैड वहां थे, बेहोश थे। उन्हें देखते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उन्हें हिलाया, उठिए डैड, प्लीज उठिए। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मुझे मार्टिन के चीखने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसके ऊपर कुछ था। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन उसने मेरे कान में फुसफुसाया, चुनो, पहला या दूसरा। मार्टिन चीख रहा था। मेरे डैड खामोश थे, लेकिन मैं समझ गया था। डैड, मैं डैड को चुनता हूं। उन्हें जिंदा रहने दो। और तभी मार्टिन की चीख रुक गई। मेरे डैड खांसने लगे। मैंने उन्हें गले लगा लिया। वो कंफ्यूज थे। मार्टिन जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसकी त्वचा नीली पड़ गई थी। गिल्ट मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। लेकिन तभी एक तेज रोशनी मैदान को चीरती हुई आई। वो एक हेलीकॉप्टर था। मैंने उसकी सीढ़ी पकड़ी और डैड को भी ऊपर चढ़ाया गया। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो वही लाल भूरे बालों वाली औरत थी। मार्टिन की लाश के पास पालथी मारकर बैठी थी। हमें पार्क के एंट्रेंस तक ले जाया गया। अगले कुछ घंटे सवालों से भरे थे। पार्क के बारे में, हमारे गायब होने के बारे में, मार्टिन की मौत के बारे में। हमें सस्पेक्ट माना जा रहा है, लेकिन मैं बस खुश हूं कि हम बाहर निकल आए हैं। मुझे पता है ये मार्टिन की कुर्बानी की वजह से है। काश मैं उससे फिर बात कर पाता। ये जानकर चैन नहीं मिलता कि उसकी आत्मा वहीं फंसी है। लेकिन एक और बात है जिसे मानने की हिम्मत नहीं होती। कभी कभी जब मैं अपने डैड को देखता हूं, हफ्तों बाद भी, तो मैं सोचता हूं, क्या वो सच में मेरे डैड ही हैं? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।